जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को कहा गया था कि दीपावली के उपलक्ष्य में नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। उन नई सीरीज में ये दूसरी सीरीज है दोस्तों। यूपीएसआई एग्जाम 2025 के लिए जीएस के PYQ ऑलरेडी हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल ही रहा है, ये दोस्तों हो जाएगा जीएस का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर 1 होगा दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं 1991-92 से लेकर 2021 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण सहित हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो सीरीज है बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जो मित्र यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए लगातार यह सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। देखिए, इस पार्ट को जरूर समझिएगा। हिंदी में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। ये जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं सब पर हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे और किस प्रकार कौन सा यूनिक प्रश्न है, कौन सा रिलेटेड रिपीटेड टोटल है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। हिंदी वाले में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ से सभी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसे आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से समझते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक से कौन से प्रश्न बने हुए हैं, इससे कौन सा प्रश्न बना है, प्रागैतिहासिक काल यानी और हड़प्पा सभ्यताएं। इससे देखेंगे टॉपिक से मोहनजोदड़ो। निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? स्नानागार, अन्नागार, असेंबली हॉल या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर है। इसका जो व्याख्या होता है उसे हम लोग देखेंगे। ये देखिए प्रश्न 2001 में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसका व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे ताकि प्रश्न आगामी एग्जाम में जो भी प्रश्न बने हम लोग सॉल्व कर सकें। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो खोज करता है राखालदास बनर्जी हैं, सिंधु नदी घाटी तट पर सिंधु स्थित सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार जो कितनी है 45.72 मीटर से लेकर लंबा कितना है 22.86 मीटर चौड़ा है। जबकि बृहद स्नानागार कितना है 11.88 मीटर, लंबा कितना है 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर ये गहरा है। दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए और ये प्रश्न कभी कभी पूछा गया है कितना चौड़ा कितना लंबा है, तो आप लोग इसको भी समझते हुए चलेंगे। आइए, और हर टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, समझते चलेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं। हर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज़ सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे भी हम लोग मेंशन करेंगे, समझेंगे। नर्तकी, नर्तकी मतलब डांसिंग गर्ल कहते हैं इसे, कि कांस्य जो प्रतिमा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से? मोहनजोदड़ो से खोज की गई है। किसकी? नर्तकी, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। कांस्य प्रतिमा मिली है सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है यानी जो हम लोग अभी ऊपर चार्ट देखें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बेहद ही शानदार एनालिसिस करते हुए चलेंगे। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद दोस्तों आप लोग निश्चिंत होकर चैनल से जुड़े रहिए और PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएगा ये GS वाला पार्ट कैसा लगा आप सभी दोस्तों को। और हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ लगातार चल ही रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता है? सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन, काली मिर्च। राइट आंसर है सूती वस्त्र। ए इज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्यात की जाने वाली जो वस्तुओं में सूती वस्त्र है और हाथी दांत की बनी वस्तुएं, मनके आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की जो प्रकृति है कैसी है? नगरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों वाले प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज की जो प्रमुख प्रकृति है कैसी है? ये नगरी है दोस्तों। तो आप लोग आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्थल से कौन से प्रश्न बने और कौन से तथ्य बनेंगे? हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील, तो स्टार्ट कर लीजिए, में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है? बाघ, शेर, हाथी, गैंडा। राइट आंसर होगा बी, बाघ को दर्शाया नहीं गया है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या बनेगा? व्याख्या से जो भी प्रश्न बनेंगे आप लोग अच्छे सॉल्व करते रहिए। प्रश्न आसानी से आपको देखने को मिलेंगे आगामी एग्जामों में। हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव की सील से दर्शाए गए जानवरों में से एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा और एक बाघ। सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी बने हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, एक गैंडा है, एक हाथी, एक भैंसा और एक बाघ है। सिंहासन के नीचे बैठे या सिंहासन के नीचे 2 हिरन बैठे हैं, बने हैं दोस्तों। ये जानते हुए चलेंगे। आइए आगे देखें इसका जो तथ्य बनेगा इस टॉपिक से। आइए इसे भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह उसे कहा जाता है जहां उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे।
तो गढ़ को किसे कहते हैं? उच्च लोक को। भीमबेटका गुफाओं की जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। इसका PDF टेलीग्राम पर पड़ जाएगा, आप लोग वहाँ से नोट्स को रूप में से इकट्ठा कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगली टॉपिक क्या होगी? जो हम लोग टेबल चार्ट को देखें दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सभी चीज़ों को, और बहुत ही शानदार तरीके से ये सीरीज चल रही है। आइए देखेंगे, और लगातार हिंदी की भी सीरीज चल रही है, इसे भी आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे सीरीज कैसी लगी। जीएस के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आइए आगे बढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से कौन से प्रश्न बनते हैं? मूर्ति पूजा से। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत मिलते हैं? आर्यों के काल से, वैदिक काल से, मौर्यों के काल से या कुषाणों के काल से? तो राइट आंसर बनेगा ए, आर्यों के काल से। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्टार कर लेंगे। और हर वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताता चल रहा हूँ, आप लोग ये शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन करने के लिए आप लोग का शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। आइए देखते हैं व्याख्या से क्या प्रश्न बनते हैं। इससे मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, और साथ ही साथ दोस्तों इसके उदाहरण में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित पशुपति देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां भी मिली हुई हैं। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हम लोग व्याख्या वाले देख रहे हैं और तथ्यों तो देख ही रहे हैं, व्याख्या को देख रहे हैं, इससे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे दोनों चीज़ों को, तो एक आप लोग का शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए। और बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करने के बाद दोस्तों आप लोग को सामने उपस्थित होता हूँ और बहुत ही उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, वही पढ़िए जो एग्जाम में आप लोग को प्रश्न देखने को मिले। वेद उपनिषद काल से कौन से प्रश्न बनते हैं? चारों वेदों में प्रथम वेद कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सभी दोस्तों पता होगा, राइट आंसर ए, ये अथर्ववेद। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्या व्याख्या प्रश्न बनेंगे। देखिए, वेद प्राचीन भारत में पवित्रतम ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम एवं आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं, और इनकी संख्या 4 है। सभी दोस्तों पता है, इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें देवताओं से संबंधित ऋचाएँ यानी मंत्र संकलित हैं, और तीनों अन्य जो वेद हैं उनमें कौन कौन से मंत्र संकलित हैं उसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इससे आपका ही तैयार होगा, आपका ही रिवीजन होगा। कमेंट आप लोग जरूर करा करिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखेंगे। ये आपके सामने तथ्य क्या बनेंगे इनसे। उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। क्या उपनिषद, प्रश्न यहाँ से बने हैं। उपनिषद जो होता है दोस्तों आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया गया है। देखिए 10 मंडल हैं दोस्तों, ऋग्वेद के 10 मंडल है, और 10 मंडल को आप लोग देख लीजिए, और उन 10 मंडल को सभी को देखना नहीं है दोस्तों। 10 मंडल में 3 से 4 ऐसे मंडल जिनसे प्रश्न पूछा गया है, जैसे तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, कोई आप लोग परेशान न होइए, 10 मंडल का PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम में अभी डाल देता हूँ। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोग जाइएगा टेलीग्राम को देखिएगा, टेलीग्राम में 10 मंडल आपको मिलेगा PDF। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखेंगे अगला क्या प्रश्न है। ये आपके सामने प्रश्न क्या बनेगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? रामायण है, सभी दोस्तों को पता होगा। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है। एक बार पुनः आप लोग को दोस्तों मैं बताता चल रहा हूँ, जो मित्र नए चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, ये GS की PYQ श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई। GS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई। हिंदी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज लगातार चल रही है, 10 से 12 लेक्चर उसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली टॉपिक है काल यानी युग से कौन से प्रश्न बने हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म था, धन, पेशा, जन्म। राइट आंसर होगा पेशा, D इज द राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या से प्रश्न बनेगा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का जो आधार था पेशा था। क्या था? पेशा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का कर्म पर आधारित थी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, 10 जो वर्णमंडल है यानी वर्णमंडल जो प्रश्न बनते हैं वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा, उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक यानी सिंबॉलिक सामाजिक प्रथा है। तो स्टार्ट कर लेंगे, कैसी प्रथा है ये? सामाजिक प्रथा है, दहेज प्रथा। ऋग्वैदिक काल की यह प्रतीक है। वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति कैसी थी? उच्च थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए भी आपको यहाँ से मिल जाता है, लेकिन UPSI में तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो मित्र GICLT की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए चलेंगे सभी चीज़ों को।
वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी है? उच्च थी। ऋग्वैदिक युग के नर देवता सोम पौधों के देवता थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। वैदिक काल में चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जौ को दोस्तों यौ कहा जाता है। किसे? जौ को यौ कहा जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म से जो प्रश्न बने हैं आइए हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे इसी वीडियो के थ्रू। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। धर्म से आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन सा था? सभी दोस्तों को पता होगा कौन है? चेन्ना था। कौन है? चेन्ना। आइए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या इसका है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका जो सारथी था चेन्ना था। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इनके जन्म से लेकर दोस्तों मृत्यु तक जो भी संज्ञाएं दी गई, इसका भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए। अगर आप लोग कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी चीज़ों को तैयार करने के लिए। और मैं एक बार आप लोग को रिकमेंड जरूर करूंगा, एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करिए। एएसके टीचिंग टेम्पल को बहुत ही शानदार तरीके से सरल शब्दों में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के थ्रू, तो बिल्कुल आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए चैनल को। आइए आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए, इससे मुझे पता होगा कि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही है। मुझे आशा भी है कि आप लोग को सभी चीज़ें शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी। और कोई भी प्रश्न हो आपका कमेंट में जरूर करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल सजेशन दीजिए, क्या सुधार करना है, क्या नई चीज़ें ऐड करनी है, क्या आप लोग का नई सीरीज स्टार्ट करनी है, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश जीवन की घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन के से परिभाषित किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझते चलेंगे। और इनके जीवन से मरण तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रतीक हैं उसका भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है। सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा ये सामने है, क्या है? कपिलवस्तु बुद्ध वंश के शाक्यों पर जो कपिलवस्तु बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बनेगा बुद्ध के 8 पक्षी पथ अर्थात अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जिसे दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मा ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। 8 पक्षी जो पथ है निम्नलिखित कौन कौन से? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, छठवां सम्यक व्यायाम जिसे प्रयास के नाम से जानते हैं, सम्यक स्मृति, तथा 8वां है सम्यक समाधि। तो आप लोग को नाम ही जानना काफ़ी है क्योंकि इतना ही पूछा गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और धर्म से देखते हैं आइए क्या बनता है, उसे भी हम लोग मेंशन करेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक या जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर, महात्मा बुद्ध। 2 ऑप्शन आगे हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। ऋषभदेव। जैन धर्म, आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं इसी लागे देखते हैं, समझते चलेंगे। जैन धर्म के जो प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। किसके द्वारा? जिन द्वारा। और जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव पूछा गया है, या ऋषभनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 24वें अंतिम यानी कौन है? महावीर स्वामी है। इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा इस प्रश्न का, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। महात्मा बुद्ध किसके समकालीन है? महावीर स्वामी किसके समकालीन है? महात्मा बुद्ध के समकालीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देखेंगे। गाच्चा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है, तो इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न बनने की संभावना है। अन्य धर्म, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अन्य धर्म से संबंधित आइए देखते हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लिंगायत से प्रश्न बना है। वासोड़ा या सुंदरा, संबंद्रा या चिन्नम्मा। राइट आंसर है ए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखेंगे। यह है सामने। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वासवन्ना ने किया था। वह कल्याणी के कलचूरी शासक के बिज्जला द्वितीय के मंत्री थे। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत या जंगम कहा जाता है। किसे? वीर शैव के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? लिंगायत या जंगम कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तथ्य बनेंगे, उसे भी हम लोग समझते चलेंगे।
निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है, इतना जानते रहेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की स्थिति कैसी है, आइए इस पर जो प्रश्न बने उसको हम लोग देखेंगे। भारत की प्राचीन राजधानी क्या है, सभी दोस्तों को पता होगा, पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र। आइए इसका भी देखेंगे व्याख्या। ये है सामने, क्या है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य राजधानी राजगिरी की स्थापना की। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बन गया। स्टार कर लेंगे अपने 60 नोट्स में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्याख्या। आगे चलकर मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और साथ ही साथ दोस्तों पाटलिपुत्र भारत की प्राचीन राजधानी मानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित वास्तुकारों में से किसने राजा बिंबिसार का महल बनाया था। किसने बनाया था, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस पर विशेष ध्यान देना नहीं है दोस्तों। और कालाशोक, महागोविंद, सुधोधन, उदयन। राइट आंसर है बी। और इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ना ही उचित है। आइए आगे बढ़ेंगे। महागोविंद ने राजा बिंबिसार का महल बनाया था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, तो इसे स्टार कर लेंगे। श्रेणी किसे कहा गया दोस्तों, तो श्रेणी कहा गया बिंबिसार को, किसमें, जैन साहित्य में। 60 नोट्स में मेंशन कर लेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला टॉपिक आ गई मौर्य काल। मौर्य काल से कौन से प्रश्न बने हैं, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, सभी दोस्तों को पता होगा, कहने कोई आवश्यकता नहीं। और इसका आंसर किसी भी का गलत भी नहीं होना चाहिए एग्जामों में। तो राइट आंसर है मेगास्थनी, डी इज द राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं क्या प्रश्न बनता है, उसे 60 नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। एनालिसिस बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ों आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं, हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। आप लोग बने रहिए और साथ में सभी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। और आप लोग को यहाँ से प्रश्न अवश्य एग्जामों देखने को मिलेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डीपली डिस्कशन कर रहे हैं विथ तथ्यों के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन है, तो इसे स्टार कर लेंगे 60 नोट्स में। चंद्रगुप्त मौर्य किसका समकालीन है, सिकंदर का शासक। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनेसिक्रिटीज, अरिस्टोबुलस थे। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, जिनके विवरण हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त मेगास्थनी द्वारा लिखित ग्रंथ जो थी से भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है। सभी दोस्तों पता, इन विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जिनकी पुस्तक क्या है, इंडिका, जिनकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत भी है। आइए इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग तैयार कर लें, ताकि एग्जाम टाइम चीज़ें कोई दिक्कत ना हो। रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था, पूछा गया, स्टार्ट कर लेंगे इसे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है, ये भी पूछा गया है, स्टार्ट कर लेंगे। और दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्राकृतिक यानी जिसे ग्रीक भाषा तथा इसमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि एवं खरुष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। ये अगली टॉपिक आ गई दोस्तों आपकी मौर्योत्तर काल। तो आइए देखते हैं इससे कौन से प्रश्न बने हैं। मौर्योत्तर काल से प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं अगर हिस्ट्री आप पढ़े हैं तो कभी कभी प्रश्न बनते ही हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं। मुजरिस प्राचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह भारत और यूनान के मध्य व्यापार का केंद्र था। यह चेर शासकों का प्रमुख बंदरगाह था। लीजिए दोस्तों, ये चेर शासकों का प्रमुख बंदरगाह था। और कैसे, जैसे इसी तरीके से भरूच भी है, इस तरीके से बंदरगाह पूछा जाता है। भरूच बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है और यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं। गुप्त काल टॉपिक आ गई। गुप्त काल है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तेनाली रामकृष्ण, बरूची या कालिदास। हरिसेन राइट आंसर है बी, हरिसेन राइट आंसर है। आइए देखते हैं इसका जो व्याख्या बनते हैं। व्याख्या प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। कौन, राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, हरिसेन द्वारा रचित हैं। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग 60 नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं इनसे, यह टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की जो चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता की गुफाओं से मिलता है और बहुत ही बार अजंता गुफाओं से प्रश्न बना है। 16-17 जो गुफा नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। 16-17 गुफा याद करके रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। आइए देखते हैं अगला।
ये 1999 में प्रश्न पूछा गया था ये। अगला तथ्य क्या बनेगा, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की हैं जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण बिंद शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसे कहा जाता है, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे दिनार के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, लो भैया इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्त उत्तर काल से कौन से प्रश्न बनते हैं, अगली टॉपिक आ गई, आइए देख लेते हैं इनसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन चलाया था भैया, राठौर, चौहान, चंदेल वंश, गढ़वाल। राइट आंसर है सी, चंदेल वंशों ने। आइए देखते हैं इनका जो भी प्रश्न बनते हैं व्याख्या के रूप में। चंदेल वंश एक राजपूत वंश था जिसने मध्य भारत के बुंदेलखंड, मध्य भारत मतलब बुंदेलखंड पर कुछ शताब्दियों तक शासन किया और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया है। इसी तथ्य को आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे, ठीक है, यह प्रश्न बनने की संभावना है। चंदेल शासक, खजुराहो के मंदिर से प्रश्न बार बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न मिल ही जाते हैं। कान्यकुब्ज, कन्नौज इसे कहते हैं, कन्नौज का पुराना नाम क्या है, कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम है। सोलंकी राजवंश की राजधानी आनिलवाड़ है। इस प्रकार कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है एग्जामों में, तो इस पर आप लोग फोकस बनाए रखिए। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन का सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसे, कपिल ऋषि को, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। अद्वैत वेदांत के संस्थापक भारतीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, साथ में उसमें मेंशन कर लेंगे इसे। चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर शहर तथा जो बाद में मुगलों की सूबा मुख्यालय बन गया है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। और जो चीज़ें मैं दोस्तों आप लोगों को कह रहा हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उतना ही अगर आप लोग फोकस बनाए रखें यूपीएससी के लिए उतना पर्याप्त है दोस्तों जीएस समझने के लिए, ठीक है, इतना आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। आइए एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों इतने शानदार तरीके से सभी चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी दोस्तों। एनालिसिस मैं करने के बाद ही आप लोग का क्लास लेक्चर लेता हूँ। गुफा, अजंता की गुफाओं का निर्माण काल है कब से कब दोस्तों, गुप्त काल है। राइट आंसर ए। देखते हैं अजंता, यहाँ से देखेंगे अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन, वाकाटक, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ है। गुप्त काल लगभग 3वीं शताब्दी से ईस्वी से लेकर प्रारंभ होकर छठवीं शताब्दी तक रहा है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल भी संभवतः 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक रहा है। अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और अजंता गुफाओं खजुराहो के मंदिर से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसको आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे। हर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नागर और द्रविड़ जो शैलियाँ हैं, इन्हें मिले जुले रूप को बेसर शैली के नाम से जानते हैं, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। शैली से प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से बहुत बार पूछे गए हैं। नागर और द्रविड़ शैली का जो मिला जुला रूप है, इन्हीं को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। अगली टॉपिक है क्या, अगली टॉपिक क्या है दोस्तों, ये है, एक बार और देख लेते हैं आगे। पूरी क्या है दोस्तों, पूरी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध गंग राजवंश से संबंधित है। किससे, गंग, पूरी जगन्नाथ वाला। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी किताब कालिदास द्वारा लिखी गई है, सभी दोस्तों पता होगा, मेघदूत लिखी गई है। राइट आंसर है ए। मेघदूत की जो रचनाएं हैं, कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं, इनसे प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा है, एग्जाम कोई भी हो दोस्तों मिलेगा प्रश्न यहाँ से। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, ये सभी कालिदास की रचना है। और दोस्तों अभी जो हाल ही में 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम हुआ है, एज इट यह प्रश्न मिला हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, तो इसमें कौन सा नहीं था ये पूछा था, तो यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, देखिए इसका हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम जो नायक अग्निमित्र हैं, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का जो नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, स्टार्ट कर लेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऐसे। नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, ये भी आप लोग को पता ही होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बन भी सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि हैं, सभी दोस्तों पता होगा। यहाँ से देखते हैं इनका व्याख्या
क्वेश्चन है रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी और महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास ने की है। लो भैया, हम लोग तीनों ने इसमें डिस्कस कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा? प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है और बहुत बार पूछा गया एग्जामों में और रिपीटेड भी होता रहता है। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट भी है और पता ही होगा आप लोग को। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। दक्षिण भारत से कौन से टॉपिक से प्रश्न बने हैं? कौन सा राजा चोल राजवंश का संबंधित नहीं है? तो अनंत वर्मन इसका राइट आंसर है सी। आइए यहाँ देख लेते हैं। विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम, इन तीनों राजाओं का संबंध चोल राजवंश से है, जबकि जो अनंत वर्मन है ये चोड़ गंग पूर्वी गंग वंश से संबंधित है। आइए दोस्तों, लास्ट टॉपिक आ गई आपकी, जो हम लोग ऊपर टेबल चार्ट देखे हैं, जो टेबल वाला चार्ट देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करके सभी चीज़ों को तैयार करके आप लोग के सामने क्लास लेक्चर ले रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं जीएस के और हिंदी का भी दोस्तों। उसी टेबल चार्ट को फॉलो करते हुए हम लोग सभी चीज़ें तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बनेंगे। आज का लेक्चर बताएंगे कैसा लगा। भारत में शंकराचार्य पीठ का कहाँ नहीं है? द्वारिका में, पुरी में, बद्रीनाथ, मथुरा। राइट आंसर है सी। कहाँ नहीं है? मथुरा में नहीं है। बाकी ये जगह क्या है आप लोग स्वयं बता सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हेतु देश के चारों कोने में 4 मठों की स्थापना की है। स्टार कर लेंगे, प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, आता भी रहेगा। ये 4 मठ कहाँ कहाँ है? उत्तर में ज्योति मठ है जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, पश्चिम में द्वारिका गुजरात में, पूर्व में उड़ीसा तथा दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में। इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न है अवश्य एग्जामों में देखने को मिलेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। उत्तर में कौन है दोस्तों? ज्योतिर्मठ है, पश्चिम में द्वारिका गुजरात में, पूरी पूर्व में उड़ीसा है, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक है। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै प्राचीन शहर के वर्गीकरण से संबंधित हैं। ये दोस्तों टॉपिक कंप्लीट होती है जीएस की प्राचीन जो एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग देख रहे थे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज हमने देख लिया और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अब जो भी प्रश्न बनेंगे आगामी एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक भी आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।